बैक। इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन 2022 जुलाई शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसमें एक मेरिट ये है कि इस क्वेश्चन के बाद ही मैं एल्कीन के सारे रिएक्शंस को जस्ट रिकैप करा दूंगा, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन जितना एल्कीन की ज़रूरत है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में वो यूज़ होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड और बहुत हेल्प करेगा। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, पेन सेलेक्ट कर लें। हाँ, A compound A on reaction with X and Y produces the same major product। ये कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट दोनों में सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है ना, बट डिफरेंट ए एंड बी, ये और ये डिफरेंट है, और ये जो ये गिवन कंपाउंड है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एंड। तो देखो, सबसे पहले तो ये जानना है कि कौन सा सब्सटेंस एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोड्यूस करते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ए तो हो गया फॉर्मिक एसिड। अब सबसे पहला चीज़, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओजोनोलिसिस का है, क्योंकि ओजोनोलिसिस में ही डबल बॉन्ड कटता है। तो पहले ओजोनोलिसिस क्या है मैंने यहाँ पे एक बार रिकैप कर दिया। ठीक है, यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको जानने के पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी एल्डिहाइड होगा तो ये ऑक्सीडेशन के बाद, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या KMnO4 के रिएक्शन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ये ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और जो कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में, बहुत हाई ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं। इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है। तो कभी भी ओजोनोलिसिस कराना है तो ओजोनोलिसिस कराने का एक ही तरीका होता है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है चुन के उसको काट दो। जैसे कि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को काटूँ तो ये कटने के बाद हमें क्या देगा, RCH, ये कटा हुआ पार्ट, और इधर से मिलेगा R डैश और ये कटा हुआ पार्ट। उसके बाद इस कटे हुए पार्ट में हमें ऑक्सीजन लगाना होता है। तो बस यही की कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो शुरू करते हैं अब। तो देखो, ये कंपाउंड था, हमने काट दिया, काटा तो ये अलग अलग हुआ, इसमें ऑक्सीजन लगाया तो एल्डिहाइड बन गया, और इसमें ऑक्सीजन लगाया तो कीटोन बन गया। तो O3 और ZnH2O हो तो इसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि जो जिंक है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोक लेता है, क्योंकि इसका एक बाई प्रोडक्ट H2O2 होता है जिसको कि जिंक डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगर आप जिंक यूज़ ना करो तो फिर क्या होगा, फिर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना है, इसके बाद देखना है कि किसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब कीटोन का तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है, तो इट विल रिमेन एज कीटोन ओनली। हाँ, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है एल्डिहाइड, तो इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो बस यही डिफरेंस है। यानी कैसे करना है ओजोनोलिसिस, सबसे पहले आपको रिडक्टिव का प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद अगर चुन चुन के जहाँ जहाँ एल्डिहाइड है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देना है, कीटोन को टच नहीं करना है। सेम चीज हॉट KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4 ये लिखा हुआ है, इसकी कंडीशन होगी तो इसका रिजल्ट सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, कीटोन कैन नॉट ऑक्सीडाइज। अच्छा, ये तो इसी चीज़ को लिखा, कहीं लिख दिया है मैंने। हाँ देखो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड हॉट KMnO4 बोथ सेम, दोनों सेम है। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि हॉट KMnO4 फॉर्मिक एसिड को भी CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस यही एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हॉट KMnO4 में भी पहले ये बनाओ, उसके बाद देखो कि अच्छा ये ऑक्सीडाइज हो सकता है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ये ऑक्सीडाइज करके और ये लिख दिया, देखो इसका प्रोडक्ट सिमिलर टू दिस है। हाँ, अगर कोई फॉर्मिक एसिड होता तो वो फर्दर CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता। तो शुरुआत करते हैं, एक्स एंड वाई क्या होंगे। ठीक है, अब देखो ए के बारे में बता रहा है कि ए ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब ए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है जो किसी के ऑक्सीडेशन से बन रहा है तो इसका मतलब पहले वाला कंपाउंड एल्डिहाइड रहा होगा। तो सिमिलरली ए के ऑक्सीडेशन से अगर फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब ये पहले फॉर्मल्डिहाइड रहा होगा। तो ए आ गया फॉर्मल्डिहाइड। अगर ए फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका मतलब है ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ही एल्डिहाइड बनता है। तो इतना तो तय हो गया कि पहला वाला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, एक्स एंड वाई पूछा है ना, एक्स इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये तय हो चुका है, बस कहानी खत्म। और दूसरा वाला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, जिसके कारण ये CO2 होगा और ये फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो ये दोनों डिफरेंट है। बाकी ये प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे कीटोन बन रहा है, सी के साथ देखो दो कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, और डबल बॉन्ड हो, इसलिए कीटोन है, इसलिए इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, दोनों केसेस में ये सेम रह गया। तो डी आ गया। अब हमने ओजोनोलिसिस एंड हॉट KMnO4 का रिएक्शन कर लिया है, तो एक बार आगे के क्वेश्चन में हेल्प करने के लिए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते हैं जो एल्कीन के रिक्वायर्ड है। वो मैंने एकदम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन से। तो देखो, एल्कीन के प्रिपरेशन में क्या क्या है। सबसे पहले तो एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन से। पार्शियल का मतलब ये है
कि अगर इसमें 2 मोल H2 करोगे तो ये एल्केन बना देगा, तो हमें एल्केन तो बनाना नहीं है, हमें एल्कीन पे रोकना है, तो इसीलिए माइल्ड हमें लेना होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजनेटिंग एजेंट। तो जैसे H2 है, अगर PD या PT या निकल लोगे ना तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये 2 मोल H2 अटैच करके एल्केन बना देगा। तो हमें आधे पे रोकना है, एल्कीन तक रोकना है, तो इसीलिए इसकी पॉइजनिंग करनी होती है। तो इसीलिए H2PD BSO4 क्यूनोलिन लिंडलर कैटलिस्ट है, क्यूनोलिन इसका नाम लिंडलर कैटलिस्ट है, ये यूज़ करना है। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन में, और एक जगह और मिलता है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, जिसको कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। कहीं एल्डिहाइड के रिएक्शन में डेफिनेटली वो रिएक्शन मिलेगा हमें। तो ये हमने पार्शियल किया। अब ये लिंडलर कैटलिस्ट जब भी आप यूज़ करोगे तो सिस बनेगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होंगे। दूसरा ये बर्च रिडक्शन है, Na लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन भी आगे एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैंने डिटेल में कवर किया है। तो Na लिक्विड अमोनिया के केस में ट्रांस बनेगा, HH अपोजिट साइड में लगेंगे। फिर दूसरा है एल्कोहलिक KOH, याद रखना ये E2 एलिमिनेशन कराता है। इसमें क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो एल्काइल हैलाइड बीटा एलिमिनेशन इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि हैलाइड जिस कार्बन पे लगा होता है उसको अल्फा कहते हैं और उसके बगल वाले को कहते हैं बीटा। तो ये अल्फा और ये बीटा हुआ, तो H बीटा से निकलता है और X अल्फा से निकलता है, तो ये हटके यहाँ डबल बॉन्ड आता है एल्कोहलिक KOH में, E2 एलिमिनेशन से एल्कीन बन जाता है। तीसरा एक और तरीका है एल्कोहल से, लेकिन एल्कोहल में क्या करना है, हमें वाटर निकालना है, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और ये होता किसके प्रेजेंस में है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो क्या क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो सब मैंने लिख दिया। कभी भी एल्कोहल के साथ एरो पे इनमें से कुछ भी लिखा हो, आपको एल्कीन बनाना है। एक तो कंसनट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री, 140 से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, 170 डिग्री पानी निकाल के एल्कीन। इसका सब्स्टिट्यूट एग्जामिनर शॉर्ट में ऐसे लिख देगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह सिंपली H+, क्योंकि ये एक एसिड है, और 170 डिग्री की जगह हीटिंग, तब भी आपको यही काम करना है, एल्कीन। एलुमिना Al2O3 ऑब्लिक हीटिंग, ये भी बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन ही होता है, तो ये भी एल्कीन। या H3PO4, देखो यहाँ पे है कॉमन चीज़ क्या है, H3PO4 यानी फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, P2O5 फॉस्फोरस +5 में, कभी कभी एग्जामिनर P4O10 भी लिख देगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पे भी फॉस्फोरस +5 में है। तो इनमें से कुछ भी और हीटिंग हो तो सीधा क्या बनना है, एल्कीन। नेक्स्ट डाईहेलाइड्स, देख रहे हो CHX है और यहाँ पे भी CHX है, डाईहेलाइड है RCHX। तो इसमें हमें इस X को और इस X को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड देना है, तो इसके लिए होता है NaI एसीटोन, बहुत कॉमन रिएजेंट है NaI एसीटोन। 2X होने पे दोनों को हटा के डबल बॉन्ड दे देगा, और साथ में ये मैकेनिज्म मैंने लिख दिया, I- इस X को इलेक्ट्रॉन देता है तो IX बनता है, ये रहा। अच्छा मैंने इसको Br लिख दिया, ठीक है, वैसे मुझे जनरल IX लिखना चाहिए था, ठीक है। डोनेट करेगा, ये इधर बॉन्ड बनाएगा और ये भाग जाएगा, तो IBr। तो ये IBr जो होता है इसको कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो बहुत बार पूछता है कि किस केस में इंटर हेलोजन कंपाउंड बनेगा, तो ये यही केस होता है, XX ये निकल जाएगा। इसके बाद आप आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब है जो डबल बॉन्ड है, इस एक पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करो, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ब्रेक करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा RCH2, ये कटा हुआ पार्ट, ये कटा हुआ पार्ट बॉन्ड का। अब इसी में ऐड करना है हमें ग्रुप्स। तो रिएजेंट देख के हमें डिसाइड करना होता है कि क्या ऐड करना है। जैसे X2CCl4 होगा तो इसमें X और X ऐड कर देना है, यानी कि अगर इसमें X2CCl4 लिखा है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आपको X और X लगा देना है। अगर X2H2O लिखा है तो इसका मतलब X एंड OH आपको लगाना है, X+ एंड OH माइनस मार्कोनिकॉव से। मार्कोनिकॉव कहता है कि जितने भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ हैं H+ की तरह वही स्पीशीज़ होंगे जिनके ऊपर प्लस होगा, जैसे X+ हो गया, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ होंगे जो पॉजिटिव होल्ड कर रहे हैं ETC, तो ये सब के सब उस कार्बन पे जाने चाहिए जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इसमें भी X+ को हम उस पर भेजेंगे जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो जैसे इसके बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो ये खाली हुआ, ये खाली हुआ, उस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, तो X2H2O का जो X होगा वो इस पे जाएगा जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि मार्कोनिकॉव कहता है कि जो भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है जिसके ऊपर प्लस है उनको जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पे भेजना है। तो इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट मैंने बनाया ये X और OH बना दिया। अगर ये ले लो तो कुछ नहीं, इससे प्लस आता है और इससे माइनस आता है,
क्योंकि H2O से H प्लस OH माइनस आता है, तो वैसे कॉमन सेंस इससे प्लस आएगा और इससे क्या बनेगा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, यही देगा ना, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव देगा, तो ये वाला नेगेटिव ले लेना है। तो इसीलिए अगर एरो पे ये कॉम्बिनेशन है तो आपको X प्लस एंड RO नेगेटिव ऐड करना है मार्कोनिकॉफ से। तो फिर से वही X प्लस है तो इसको इस पे भेजना है, इसको इस पे भेजना है, आ गया X इस पे, OR इस पे, H2O था तो OH इस पे था, एल्कोहल आया तो OR इस पे आ गया। इसके अलावा HX की कहानी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। HX का मतलब क्या होता है, सारे हैलाइड्स HF HCl HBr HI, ठीक है, सारे के सारे इसके पार्ट आएंगे। अब इसमें अच्छा ये छूट गया, ये पता नहीं कैसे रह गया, मिट गया होगा। देखो HF HCl HBr इन, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, ये सबके बारे में इन जनरल है। मैं कहानी बता देता हूँ क्या है मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर पेरोक्साइड नहीं है, ठीक है, तो ये सबके बारे में ही जनरल है, HX के बारे में सबके बारे में मैंने लिखा है। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो सारे के सारे मार्कोनिकॉव एडिशन देंगे, कोई झंझट नहीं है। लेकिन जब आप पेरोक्साइड लेते हो तो उसके पास दो रास्ते आते हैं, चाहे तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाके मार्कोनिकॉव दे, या उस पेरोक्साइड को यूज़ करके फ्री रेडिकल से एंटी मार्कोनिकॉव दे। अब उसकी चॉइस है कि वो पेरोक्साइड को यूज़ करे या ना करे। तो अब वो मॉलिक्यूल कंपेयर करता है कि भाई मेरे को किस में ज़्यादा फ़ायदा है एनर्जी वाइज, बिना पेरोक्साइड को यूज़ किए हुए या पेरोक्साइड को यूज़ करके। तो इसमें क्या होता है, ये सब पेरोक्साइड पे ध्यान भी नहीं देंगे, HF HCl एंड HI बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, कोने में बैठा हुआ है पेरोक्साइड, बर्तन में बैठा रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप पेरोक्साइड ले रहे हो तो इनका केस है तो पेरोक्साइड पे ध्यान मत दो, सीधे मार्कोनिकॉव एडिशन इसकी तरह करा दो। हाँ, लेकिन अगर HBr है तो ये अपना रास्ता बदल लेगा, ये फिर उसको यूज़ करेगा और एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट देगा, ये एंटी मार्कोनिकॉव लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना सिंपल सा स्टोरी है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। देखो इसके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए, RCH डबल बॉन्ड CH2 HX के साथ हमने किया तो ये X आ गया यहाँ पे, और ये CH3, ठीक है, मार्कोनिकॉव एडिशन कराया। मार्कोनिकॉव एडिशन में ये प्लस है ये माइनस है, तो H प्लस को उस पर भेजना है जिस पर ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, X को इस पर भेज दिया। HCl और H2O2 तो इस पर ध्यान ही नहीं देना है, सीधे मार्कोनिकॉव HCl का कराना है, तो वही मैंने करा दिया, H इस पे दिया, Cl इस पे दे दिया। क्योंकि HBr के केस में हाँ यहाँ पे पेरोक्साइड रोल प्ले करेगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव करा देना है। मार्कोनिकॉव कहता है कि भाई इसका H इस पे जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो आप सीधे उल्टा करो, नहीं H हम इस पे भेजेंगे, उल्टा करना है हमें, तो H इस पे Br इस पे जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि पेरोक्साइड देने के एग्जामिनर के कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे फेमस पेरोक्साइड कौन कौन से हैं, एक तो H2O2 है, ठीक है, बहुत बार एग्जामिनर R2O2 ले लेगा, इसमें ये भी पेरोक्साइड है, या एग्जामिनर RCOOOH ले लेगा, या एग्जामिनर बहुत बार H2SO5 ले लेगा। ये सब पेरोक्साइड के ही अलग अलग तरीके हैं, स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये लिखा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करना है। तो भाई पेरोक्साइड है, यही काम करना है, पेरोक्साइड देने के अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद जो अगला रिएक्शन आता है इसमें, एडिशन ऑफ वाटर, पानी का एडिशन। पानी का एडिशन का मतलब है H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है मार्कोनिकॉव तरीका, एक एंटी मार्कोनिकॉव तरीके से ऐड करना। मार्कोनिकॉव तरीके में एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, H प्लस के प्रेजेंस में पानी का एडिशन, तो इसमें क्या करना है आपको, H प्लस OH माइनस का मार्कोनिकॉव एडिशन करा देना है। दूसरा होता है HgOAc/H2O, ठीक है, इसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब AC के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। AC स्टैंड फॉर एसाइल ग्रुप, इसको हम AC कहते हैं। तो इस हिसाब से जो HgOAc होगा, HgOC डबल बॉन्ड O CH3 एक, और फिर OC डबल बॉन्ड O CH3 दूसरा, यही हो गया HgOAc/H2O, ठीक है, फॉलोड बाई NaBH4। तो ये रिएजेंट ध्यान रख लेना, मरकरीज पहचान, एंटी मार्कोनिकॉव B2S6THF फॉलोड बाई H2O2। इसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर करना है। ये देखो मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं, ये रहा कंपाउंड H प्लस H2O हो तो पानी ऐड कर दो मार्कोनिकॉव तरीके से, तो OH इस पे H इस पे, क्योंकि H प्लस और OH माइनस ऐड करना है, H प्लस वाले को जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पे देना है। सिमिलरली HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4 आ जाए तो इसमें भी मार्कोनिकॉव एडिशन कराना है, करा दिया। B2S6THF एंड H2O2 आ जाए तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉव कराना है, करा दिया। मार्कोनिकॉव कहता है कि H इस पे जाना चाहिए तो H इस पे भेजो, OH इस पे भेजो,
ठीक है, एकदम सिंपल। इसमें और भी डिटेल्स होती है, वो काफ़ी डिटेल में थ्योरी पढ़ोगे, जैसे मैकेनिज्म रिलेटेड डिटेल वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम इतने से काफ़ी डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल अभी 10 दिन में करना है हमें, ठीक है, या सेकेंड अटैम्प्ट के लिए करना है, तो फिर बेस्ट है कि इतना तो सबसे पहले आप करो, उसके बाद डिटेल्स में जाओ। ऐसे ही हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ओ एच एंड ओ एच, ओ एच ऐड करते हैं। तो इसमें तो मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप से मैं ऐसे ऐड करो ऐसे ऐड करो, ऐड तो ओ एच ही को करना है। इसमें सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हमने ऐड जब डबल बॉन्ड पे कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, क्या हम ऐड ऐसे कर रहे हैं दोनों ओ एच सेम साइड से, तो इसको कहते हैं सिन एडिशन। क्या हम ऐड ऐसे कर रहे हैं दोनों अपोजिट साइड से, इसको कहते हैं एंटी एडिशन। ये कहीं कहीं फ़र्क पड़ जाता है इससे, तो ध्यान रखना है कि किस केस में सिन होता है किस केस में एंटी होता है, बस यही चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो देखो यहाँ पे सिन एडिशन के लिए सबसे पहले अगर आप सिन एडिशन कराओगे तो कोल्ड अल्कालाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, जो कोल्ड अल्कालाइन KMnO4 है इसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, और इस केस में सिन एडिशन हो जाएगा। क्यों, ये मैंने यहाँ पे भी बताने की कोशिश की है, वैसे मैं बता देता हूँ। जो एल्कीन होता है ना, उसमें जाके ये Mn टक्कर मारता है और अपने दोनों ऑक्सीजन को अटैच कर जाकर टक्कर मारता है, तो टक्कर दोनों पे सेम साइड से अटैक करता है, इसीलिए दोनों सेम साइड से अटैच होते हैं और सिन एडिशन का केस आता है। अब जिसका भी स्ट्रक्चर इसके सिमिलर हो जाएगा, सब यही कहानी करेंगे। तो इसके सिमिलर स्ट्रक्चर देखो मैंने लिख दिया है, MnO4 खुद हो गया जो कि यहाँ लिखा हुआ है, OSO4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो सेकेंड केस दिया हुआ है, इसका भी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है, इसीलिए ये भी यही बिहेवियर शो करता है। तो इन दोनों में सिन एडिशन होगा। एंड एंटी एडिशन उसके लिए है पेरोक्सी एसिड, RCO। देखो पेरोक्सी एसिड तो बेस्ट ये है, इसका स्ट्रक्चर है RC डबल बॉन्ड OOH, ये पेरोक्सी एसिड है, पेरोक्सी लिंकेज है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसे दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ H2O2, क्योंकि ये दोनों मिलकर पेरोक्सी एसिड बना देते हैं, तो इसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये पेरोक्सी एसिड के केस में अगर करेंगे तो एंटी एडिशन होगा। तो ये मैंने एक एक एग्जांपल लिख दिया, कोल्ड के MnO4 में दोनों सेम साइड से OH लगे, और जब पेरोक्सी एसिड हमने लिया तो अपोजिट साइड से OH लगा। बस इतना कमांड हो गया आपका। अब देखो सारे क्वेश्चंस को कैसे हम फ्लो में करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखो ये बर्च रिडक्शन का केस आ गया, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन में स्टोरी क्या है मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो समझ लेते हैं। जब बेंजीन का देखो, एक तो मैंने ये बताया था कि एंटी ट्रांसफॉर्म होता है इसमें, R ट्रिपल बॉन्ड CR, इसके साथ जब Na लिक्विड अमोनिया हम ट्रीट करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है ना। व्हाट एल्स, बेंजीन के रिएक्शन पे आते हैं। तो बेंजीन के रिएक्शन के साथ करोगे ना तो एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कर देगा। इसमें होता क्या है, अगर इसके मैकेनिज्म को हम देखें, एक स्टेप का मैकेनिज्म छोटा सा है, ये देखो यही है, क्योंकि यही सारी चीज़ों को समझा देगा। ये सब जो मेटल्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर टक्कर मारेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो पहले स्टेप में ये फॉर्म हो जाता है, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ नेगेटिव आ गया। उसके बाद फिर एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भर भर के मेटल है हमने लिया है, तो वो दोनों जगह पर नेगेटिव बना देगा। अब उसके बाद जो लिक्विड अमोनिया है उससे H+ लेगा, ये लिक्विड NH3 से H+ लेगा, और वो H जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे H+ लग के ये रिड्यूस कर देगा। तो एक H तो बेंजीन में यहाँ पे होता ही है पहले से, एक H हमने लगा दिया, तो यहाँ पे अब 2 H हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 H हो जाएंगे। यही स्टोरी है, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो इसीलिए बेंजीन में इस ढंग से ये रिड्यूस हो गया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव यहाँ पे आना पसंद करेगा, ठीक है, यानी वो इसी तरीके से यहाँ पे NO2 लगा रहेगा तो इसी तरीके से टूटेगा। तो NO2 वाले पोजीशन पे नेगेटिव आने के कारण NO2 वाले पोजीशन पे H लगेगा, तो H और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में अटैक करेगा तभी तो, यानी इस केस में ऐसे होगा, ये इधर और ये इधर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसीलिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, बाकी इन दोनों पे H लग जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे द मोमेंट नेगेटिव आ गया तो दोनों में रिपल्शन होगा, भयंकर रिपल्शन होगा, वो मैंने यहाँ पे समझा भी दिया है। तो दोनों में भयंकर रिपल्शन होगा, और जब दोनों में रिपल्शन होगा तो नेगेटिव यहाँ नहीं आना चाहेगा। तो उस केस में अगर हम इसको ऐसे डोनेट कराएंगे
तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए ये केस नहीं होगा। तो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन का अटैक का मोड बदल जाएगा। जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रॉन का अटैक का मोड बदलेगा। कैसे, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इस पे अटैक करेगा, ये इधर और ये इधर। तो इस तरीके से यहाँ और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो एच एच यहाँ पे लगेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एच को आपको इस पे लगाना है, इसीलिए डबल बॉन्ड इसके बगल वाले दोनों पोजीशन पे होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके पास लोन पेयर है और वो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेंजीन को, ठीक है, तो फिर आपको इसके बगल में लगाना है, क्योंकि नेगेटिव इसके बगल में आना पसंद करेगा, तो बगल में एच लगाना है। तो यहाँ पे एच एक लगाओगे इसके बगल में, तो दूसरा उसके अपोजिट में ही लगाना होगा। तो यहाँ पे एच लगेगा और डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ आ जाएगा। तो बस इतनी सी स्टोरी आपको ध्यान में रखना है, और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। इतना ध्यान में रखो, उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। वही चीज़ जो मैंने ऊपर समझाया, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, ताकि ये रिकॉर्ड में परमानेंट रह जाए। ठीक है, और मैंने पहला वाला स्टेप ये अनस्टेबल लिख दिया जब यहाँ पे अटैक कर रहा था, तो इसीलिए अटैक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे अटैक हुआ तो देखो नेगेटिव आया, फिर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो नेगेटिव यहाँ पे आया। यानी इस पोजीशन को अवॉइड करेगा, वो जाएगा ही नहीं, नेगेटिव दूर रहेगा। और ये रिलेटिवली स्टेबल है, इसीलिए एच एच आपको यहाँ पे और यहाँ पे लगाना है। बस ओवर। तो अब ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपली हो जाएगा हमसे, बहुत ईजीली। तो आते हैं अब इसको। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो फिक्स हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अटैक यहाँ पे होगा ताकि नेगेटिव यहाँ पे जा सके, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो बॉन्ड यहाँ पे होगा, यहाँ एच और यहाँ एच आएगा। तो देख लो, अब NO2 पे एच लगा दिया, एच लगा दिया, बहुत बढ़िया, पहला ही सही है। ठीक है, बाकी किसी में कोई चीज़ मैच नहीं करेगा। ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं क्या? नहीं, ये NH2 कर दिया इसको, बाकी ओके है। ठीक है ना, बाकी सब गलत है। तो चलो अब शुरू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये रहा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रिएक्ट विथ Cl2 टू गिव प्रोडक्ट X, द नंबर ऑफ हेलोजन इन X इज। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने लिख दिया, हर डबल बॉन्ड पे Cl H के प्रेजेंस में। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजीनॉइड, बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है, बेंजीनॉइड, एरोमेटिक होना चाहिए। तो ये तो पहले ही मैंने बताया है, GOC वाले वीडियो में ही पूरा डिटेल में एरोमेटिक बताया था कि 8 नंबर का रिंग होते ही अनस्टेबल नॉन प्लेनर हो जाता है। तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी ही अपनी लूज़ कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, एक इसमें भी स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है कि सर ये कैसे, क्योंकि इसमें भी पेरीफेरल आप चेक करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, क्योंकि हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 12 है, 12, जो कि एंटी एरोमेटिसिटी के फॉर्मूले से फिक्स होता है। 4n पाई में n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये होगा। तो इसमें स्टोरी ये होती है कि यहाँ पे जो h है ना, इस पोजीशन पे वो H प्लस बन के हट जाएगा। ये जो H है H प्लस बन के हट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और वो H प्लस अलग हो जाता है। द मोमेंट ये माइनस आता है, ये रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। और डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट, जैसे आप इसका रेजोनेंस कराओगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड ख़त्म हो गया और यहाँ पे बॉन्ड आ गया, तो ये बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बी इज़ द बेस्ट वन। ठीक है, और ये H प्लस लूज़ करके एरोमेटिसिटी को एक्वायर कर लेता है। तो यही होगा इस पर्टिकुलर केस में। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, नेक्स्ट केस है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स भी इसमें काउंट करना है, ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कितनी जगह पे Cl लगा के आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जनरेट करोगे। तो देखो मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे H हटा के लगाऊंगा, तो ये 1, यहाँ पे भी H है इस पोजीशन पे, तो इस पे भी H हटा के मैं Br लगा दूंगा। मोनोक्लोरिनेशन कह रहा है शायद, हाँ मोनोक्लोरिनेशन, तो Cl लगा दूंगा, तो यहाँ से भी 1 बनेगा। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं से भी H हटा के आप Cl लगाओ, बात बराबर है। तो ये थर्ड हुआ, ये दोनों भी आइडेंटिकल है, ये फोर्थ हुआ और ये फिफ्थ। तो टोटल 5 स्ट्रक्चरल बनने हैं हमारे पास, तो ये मैंने पहले से बना दिया, 5 स्ट्रक्चरल।
ठीक है। अब इसमें से कुछ केसेस में कायरलिटी आएगी, स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो इसमें तो कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी आपने लगाया तो कोई कायरल नहीं है। द मोमेंट हम यहाँ पे आएंगे तो भाई यहाँ पे तो कायरल कार्बन आ गया। यहाँ पे दो दो कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है, ब्लू ही ले लेते हैं। ये कायरल है और ये कायरल है, तो देखो ये दोनों कायरल हैं। तो अगर दो कायरल कार्बन होते हैं तो टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे? 2 to the power n। दो कायरल है, पावर रख दो तो 4 हो जाएंगे इसके, क्योंकि यहाँ दो कायरल है ना, तो n की वैल्यू 2 रखनी है हमें। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी दो कायरल हैं, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई कायरल नहीं है। ठीक है, कायरल ये कैसे है? अगर मान लो किसी स्टूडेंट को दिक्कत है ये कैसे है, तो मैं बताऊंगा। इसको टारगेट करते हैं, इसको। तो इसके 4 ग्रुप देख लो, 1 2, ये वाली बेंजीन की लिंकेज 3 और ये वाली बेंजीन की लिंकेज 4। तो ये बेंजीन की लिंकेज अलग है क्योंकि इस लिंकेज में एक Cl मिल रहा है और इस लिंकेज में हमें कोई Cl नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये लिंकेज और ये लिंकेज अलग हो गई, तो इसीलिए एक कायरल हो गया। सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए, क्योंकि इसका H है 1 2 और ये लिंकेज पे मिथाइल है, इस लिंकेज पे मिथाइल नहीं है, ये दोनों कायरल हैं। तो सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी। इसमें ये दोनों कायरल नहीं है क्योंकि इसकी ये लिंकेज सेम हो गई। लेकिन हाँ, ये सिस ट्रांस शो करेंगे। इसमें आप ऐसे कर सकते हो ना कि भाई इस केस में दोनों CH3 और Cl ऊपर की साइड में हो और HH नीचे की साइड में हो, ये सिस बन जाए। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि CH3 ऊपर की साइड, H नीचे की साइड, और यहाँ पे H ऊपर की साइड हो जाए और Cl नीचे की साइड, ये ट्रांस हो जाए। तो इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो दो GI। तो आते हैं 1 1 4 4 2, ऐड कर दो तो 4 2 6 4 10 11 12, टोटल 12 बनेंगे इसमें हमारे पास, 12। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये केस है अब हमारे पास 6th। कह रहा है ये रिएक्शन दे रखा है हमें, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ऑर्गेनिक है ही नहीं, ये मूल कॉन्सेप्ट है। कह रहा है द परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट इज 60% एंड दैट ऑफ रिएक्शन सेकेंड इज 50%। द ओवरऑल यील्ड ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन इज, कंप्लीट रिएक्शन का ओवरऑल यील्ड कितना होगा? तो आते हैं, पहले मैं मान लेता हूँ इसका 100 मोल्स है, तो पहले वाले में 60% कंप्लीशन हो रहा है, तो 60% कंप्लीशन के बाद इसके 60 मोल, क्योंकि अगर ये 60% कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब इसके 60 ही मोल रिएक्ट कर रहे हैं। अब 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो अगर इसका 60% कंप्लीशन हुआ, 60 मोल रिएक्ट करेंगे तो ये 60 मोल बनेगा। फिर इसका कह रहा है 50% कंप्लीशन है, यानी अब इसका आधा ही इधर जाएगा, तो ये इसके 1 से भी इसका 1 बन रहा है, तो गया है इसका 30, तो 30 मोल्स इसके बन जाएंगे। तो ओवरऑल इसको और इसको देखा जाए तो 30% कंप्लीशन हो रहा है। ओवरऑल यील्ड ऑफ कंप्लीट रिएक्शन इज 30%। 100 मोल में से 100 मोल मिल सकते थे, लेकिन मिला हमें 30, इसलिए कंप्लीशन 30% हुआ। नाउ नेक्स्ट 7th पे आते हैं। ये वही रिएक्शन आ गया, Br2 और अल्कोहल। ठीक है, मैं एक बार आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये रहा X2 और अल्कोहल जो मैंने लिया था ना, बस यहाँ पे Br2 कर दिया है, यहाँ पे अल्कोहल कर दिया है। तो इसमें किसका एडिशन होगा? अगर Br2 होगा तो Br+, और जो भी अल्कोहल होगा उससे H+ हटा के R- का हमें मार्कोनिकॉव एडिशन कराना है। तो इसी का यूज़ हमने किया है अभी। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, तो वही करना है। सबसे पहले मार्कोनिकॉव एडिशन कराना है। किसका? इस कॉम्बिनेशन पहले हम लिख लेते हैं कि हमें किसका एडिशन कराना है। तो हमें Br+ का एडिशन कराना है एंड CH3O- का एडिशन कराना है मार्कोनिकॉव। तो भाई Br+ उस पे जाएगा जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और ये इस पे जाएगा, तो इसीलिए A तो हमें पता चल गया कि A CH3 CCH3 OCH3 और इस पे आ जाएगा CHBr एंड CH3। उसके बाद H आई, ये ईथर का बहुत फेमस केस होता है। ये A हुआ और ईथर कोई भी हो, ROR', इसको आप HI से ट्रीट कर दो। ठीक है, तो HI से ट्रीट करोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, अगर एक्सेस में HI है तो। ठीक है, पार्शियल है तो फिर उसका कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे तो खैर वो चक्कर ही नहीं है। इसको जब हम HI से ट्रीट करेंगे तो H और I अटैच कर दिया, तो ये फॉर्म हो गया और यहाँ पे I लग गया, क्योंकि 3 डिग्री के साथ ईथर के थ्योरी में अगर मिलेगा तो मैं फिर से बता दूंगा, वैसे प्रीवियस वीडियोस में बहुत जगह बता रखा है मैंने। तो ये ईथर के साथ ये बॉन्ड कट जाएगा क्योंकि ROR' ही है, 3 डिग्री के साथ I लगेगा, CH3CI CH3 CH Br एंड CH3, यही प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो देख लेते हैं, ये रहा।
मैच कर गया बी ऑप्शन। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये केस है, देखो ये डायरेक्ट वही आ गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे भाई, इस केस में भी वाटर का एडिशन होना है, लेकिन कैसे होना है, मार्कोनिकॉफ से। और इस केस में भी वाटर का एडिशन होना है, कैसे होना है, एंटी मार्कोनिकॉफ। आई होप इतने से काम हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। प्रोडक्ट बनाने की नौबत आएगी तो देखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना वैसे आसान है, मैंने बता रखा है आपको। ए एंड बी बोथ आर मार्कोनिकॉफ एडिशन, गलत। ए इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड बी इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, यस दिस इज करेक्ट। हो गया ख़त्म, इतने पे ही काम हो गया। चलो अब आगे आते हैं 9th पे। अरेंज द फॉलोइंग, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। ये ईएस का क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि नाइट्रेशन का मतलब है NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में अटैक करता है इसके इलेक्ट्रॉन की लालच में कि इसके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन कमज़ोर होता है, उसको कोई भी खींच सकता है, तो इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी की लालच में। अब कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे कि यहाँ पे इस केस में मिथाइल को यूज़ किया गया है, CH3 है, ठीक है। तो मिथाइल को हमने यूज़ कर लिया है, तो मिथाइल वगैरह जो होते हैं इंडक्टिव से और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देते हैं। तो इस केस में इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसमें फास्ट हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे जितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे रहेंगे उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, जैसे कि NO2, भाई ये तो उल्टा काम करेगा, बेंजीन से उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच के रेजोनेंस से इसमें पॉजिटिव डेवलप कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस केस में रिएक्शन सबसे स्लो होगा, इसमें सबसे फास्ट, इसमें बीच बीच में। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैराजाइलिन, यानी बेंजीन के 2 CH3 लगा दो, पैराजाइलिन। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन में Br लगा दो, ठीक है। मेसिटाइलिन 3 CH3 लगाना है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन ये यही आ गया जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो भाई सबसे लास्ट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये खुद बेंजीन है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हम अपनी तरफ से मार्क करते हैं। तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये सबसे ज़्यादा तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन को भर भर के इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पे NO2+ का अटैक सबसे ईजी होगा, तो इसीलिए D इज़ एट द टॉप। उसके बाद 2 मिथाइल ग्रुप, दोनों ही इसको डोनेट कर रहे हैं, भयंकर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसे, इसीलिए इसके बाद A आएगा। इसके बाद खुद बेंजीन आएगा, ठीक है। इसके बाद ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन वाला E है ना, मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया, E लिखते हैं इसको। अब ध्यान रखना हेलोजेंस के लिए, हेलोजेंस लगता तो है कि ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन जितने भी हेलोजेंस होंगे ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन, जितने भी हेलोजेंस होंगे उनका इंडक्टिव इनके रेजोनेंस पर डोमिनेट करता है। इसका भी रीज़न ये है कि क्यों इसका रेजोनेंस कमज़ोर हो जाता है, तो ऑर्बिटल मैच नहीं करता है। कार्बन के केस में जो पाई बॉन्ड होता है वो 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन जो Br है, Cl है, ये सेकेंड और थर्ड पीरियड के हैं। Br तो जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड का हुआ, तो ये इसका 4p हुआ। 4p कहाँ 2p के साथ साइज मिसमैच हो गया, इसीलिए डोनेट नहीं कर पाता है, रेजोनेंस बहुत पुअर, इसीलिए सिर्फ इंडक्टिव रह जाता है इसका। तो इसीलिए इसके बाद B आएगा, और उसके बाद भयंकर इंडक्टिव से, अच्छा ये मैं इंडक्टिव बोल रहा हूँ, इंडक्टिव से ये विड्रॉ करेगा, इसीलिए एग्जैक्ट बोलेंगे तो हम -I बोलेंगे, इंडक्टिव से खींचने वाला। और उसके बाद तो भाई ये तो रेजोनेंस से खींच रहा है NO2, ये मैंने अभी समझाया। तो रेजोनेंस बहुत स्ट्रांग होता है, तो रेजोनेंस से ये खींच के कम कर रहा है, इसीलिए ये सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये B है और ये आ जाएगा D, बस यही है। देख लेते हैं DA, एरो इधर से मैच नहीं किया, C मैंने D क्यों लिखा है, ये C है ना, सॉरी मैंने D लिख दिया इसको, CAEBD, B ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अगला है
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस। भाई इनमें से ओजोनोलिसिस में डिफरेंट प्रोडक्ट कौन देंगे? अभी मैंने बता दिया ओजोनोलिसिस में काटो 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 काटो, तो क्या बनेगा भाई? तो आप ऐसे ऐसे मतलब सबको इतना ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे बनाओ, सिर्फ सर्किल करते हैं। मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, वही भाई कटे हुए पार्ट में ऑक्सीजन ही तो लगाना है ना, पहले सर्किल कर लेते हैं। इसमें भी काटो काटो काटो। मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, मॉलिक्यूल नंबर, दोनों सेम मिल रहे हैं, देख लो भाई। जो जो मैंने सर्किल किया, ये सर्किल इससे मैच कर रहा है, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट हमें पूछा है। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, ये तो एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बस डबल बॉन्ड इधर उधर है, ठीक है ना, तो इसमें भी सेम होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे वेरी कर जाएगा, क्योंकि एक बार एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जिसमें 2 CH3 होंगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट मिला हमें, ये दूसरा प्रोडक्ट मिला, और ये तीसरा प्रोडक्ट मिला। आप एग्जैक्ट बना लो, काट के ऑक्सीजन लगा के वेरीफाई कर लो, मैंने तो ऐसे ही देख लिया। तो यहाँ पे CH3 और CH3 वाला कार्बन ही कट गया, वाइल यहाँ पे CH3 जिस कार्बन पे हैं उसके बीच का बॉन्ड नहीं कटा, तो इसीलिए इस केस में डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो एकदम सिंपल ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन था। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है इन ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन विथ विथ ब्रोमीन 1, अच्छा ये कॉमा होगा यहाँ पे, इन ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन विथ ब्रोमीन ऐसे होना चाहिए। 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड इन 27% ईल्ड, ये लिख दिया मैंने, ये प्रोपाइन है, ब्रोमिनेशन हमने कराया, 4 BR लग गया। कह रहा है इसका ईल्ड जो है वो 27% ही है, यानी जितना आप लो उसका 27% ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ब्रोमीन इन दिस रिएक्शन इज़, 1 ग्राम ब्रोमीन है, तो बिल्कुल सिंपल है, पहले हम ब्रोमीन का मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन मैंने निकाला, तो मास दिया हुआ है 1 ग्राम, तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन, मोल्स नहीं, पहले मैं मतलब कुछ भी करो, पहले मोल्स निकाल के 27% लो या मास का 27% लो। तो 27% ईल्ड है, तो मैंने जो ब्रोमीन यूज़ हो रहा है इस 1 ग्राम का वो 27% ही होगा, तो 27% करके इतना ग्राम निकाल लिया। अब मैंने मोल्स ऑफ ब्रोमीन निकाल लिया जो यूज़्ड हुआ, तो ये इतना ग्राम यूज़ हुआ था, उसको उसके मोलर मास 160 से डिवाइड कर दिया। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है, Br2 का मोलर मास 160 हो जाएगा, इतना यूज़ किया। अब देखो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, ठीक है, तो जितना Br का मोल्स है उसका आधा ही ये बन रहा है, इसीलिए जो कंपाउंड प्रोडक्ट है ये सफिक्स में मैंने लिख दिया प्रोड्यूस्ड, ये कितना होगा? ब्रोमीन के मोल्स का आधा, इसीलिए मास प्रोड्यूस्ड मैंने निकाला। मास प्रोड्यूस के लिए इसका मैंने मोलर मास निकाला, ये निकाला हुआ है मोलर मास, ठीक है, इसका जो मोलर मास ऐड करके 360 आया उसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.3 ग्राम्स। जब 0.3 ग्राम को हम एक्सप्रेस करेंगे तो 3 × 10⁻⁻1, तो इसीलिए 3 आंसर हो जाएगा इस केस में। नाउ ख़त्म हो गया, बस इतने ही क्वेश्चंस थे 11। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।